नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। 2024 में यह दूसरा मौका होगा जब लोग तय करेंगे कि आखिरकार राहुल गांधी मजबूत हैं या नरेंद्र मोदी। पहला मौका तब जब लोकसभा के चुनाव हुए और 4 जून को नतीजे आए। वो नतीजे जो कह गए कि डबल इंजन की सरकारें हर जगह सफल नहीं होती हैं। उत्तर प्रदेश में निश्चित ही सफल नहीं हुई। आंकड़े कम हुए, राहुल गांधी को एक नई पहचान मिली उन भारत जोड़ो यात्राओं की बदौलत जो लोगों तक पहुंची, और उसका परिणाम ये था कि कांग्रेस की सीटें बढ़ी। हालांकि अभी भी बहुत कम है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सिग्निफिकेंटली सीटें 63 घट गई। और ये घटना उस तमाम आभामंडल में कहीं ना कहीं दरार पैदा कर गया, जो कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव से नरेंद्र मोदी के आसपास बना हुआ था। एक बार फिर वो मौका आ रहा है। 4 महीने 4 दिन बाद 4 जून को पहला मौका था, 8 अक्टूबर को दूसरा मौका। यह दूसरा मौका तय करने जा रहा है एक बार फिर कि ये जो राजनीति 4 जून के बाद हुई है, इस राजनीति में आखिरकार किसका पलड़ा भारी रहा है। क्या कांग्रेस और तमाम विपक्ष इंडिया गठबंधन के आकार में उसी तरह से नतीजे तय करने में सफल होता है जिस तरह से वो नतीजों को आकार देने में लोकसभा चुनाव के दौरान सफल हुआ था और आंशिक सफलता पाई थी, या फिर अपने आप को दोबारा से स्थापित करने में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी सफल हो गए हैं। आप जानते हैं परिणाम हरियाणा के आने वाले हैं, परिणाम जम्मू कश्मीर के आने वाले हैं। 90 सीट हरियाणा में भी है, 90 सीट जम्मू कश्मीर में भी है। लेकिन इन 180 सीटों में एक तस्वीर उभर कर सामने आएगी जो पूरे देश में एक संदेश के तौर पर जाएगी। हरियाणा में लगातार जो प्रचार कार्य चला, उसमें इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा संजीदगी थी कि जो किसान नीतियां हैं, जो पहलवानों को लेकर नीतियां हैं, जो नौजवानों को लेकर बीजेपी की नीतियां हैं, वो कितनी अच्छी हैं, कितनी बुरी हैं। और पाया ये गया कि कांग्रेस पार्टी ने इस नैरेटिव को गढ़ने में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन बड़ा ही एक रीजनेबल सफलता हासिल किया कि किसान, नौजवान और पहलवान के साथ अपनी नीतियों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा नहीं किया है। जो तमाम भीड़ दिखाई पड़ रही थी राहुल गांधी की सभाओं में, जो भीड़ भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी शैलजा, दीपेंद्र हुड्डा, राज बब्बर, इस तरह के नेताओं की भीड़ वो तय करती थी कि लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। 10 साल एंटी इनकम्बेंसी के क्या भारी पड़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पिछली दफ़ा जब चुनाव हुए थे तो कई दफ़े हरियाणा में उतरे थे, लेकिन इस बार मात्र 4 बार, और आखिरी के 3 दिन में बड़े नेता उतरे ही नहीं। क्या पीछे कदम खींचना हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया? ये देखना बाकी है। ये देखना भी बाकी है कि क्या आंतरिक लड़ाई कांग्रेस पार्टी की जो है, नेताओं के खास तौर पर, भले ही हाथ जुड़वा दिया राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, लेकिन आंतरिक खींचतान तो बरकरार है। मुख्यमंत्री के पद के लिए परस्पर दावे भी कायम है। क्या उसने भी वोटों में कुछ कमी की है कांग्रेस की? क्योंकि गैर भाजपा वोट वहाँ पर दिखाई पड़ते थे, लेकिन उस वोट को हासिल कर लेना भी एक बड़ी चीज़ होती है। वोट है, लेकिन वोट हासिल कितने होते हैं, यही चुनाव में सफलता असफलता के बीच का रहस्य है। क्योंकि गैर भाजपा वोट को लेने वाले अकेले कांग्रेस वाले नहीं हैं, वहाँ पर आम आदमी पार्टी के भी उम्मीदवार खड़े हैं। वहाँ पर जेजेपी, जिसने पिछली दफ़ा 10 सीटें हासिल की थी, इस बार वो चंद्रशेखर के साथ गठबंधन में है, वो भी अपने उम्मीदवार तमाम जगहों पर खड़ी कर रखी है। और बहन कुमारी मायावती की पार्टी बीएसपी आईएनएलडी के साथ
वो भी एक मजबूत दावेदार के तौर पर हरियाणा में पेश थी। तो ये 5 दावेदारों में क्या कांग्रेस गैर भाजपा वोट सबसे ज़्यादा ले पाती है, ये तय होने वाला है। ये भी तय होने वाला है कि आखिरकार हरियाणा में अगर एंटी इनकम्बेंसी का जादू चलता है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ जाकर खड़ी होती है। लोकसभा चुनाव में तो उसे 5 सफलता मिली थी, 5 सीटों पर उसकी जीत हुई थी, लेकिन उसके बाद क्या स्थिति है। यह कहा जा रहा है कि उसके बाद भी क्षरण हुआ है वोटों का, क्योंकि लोकसभा के हिसाब से तो करीब 46 असेंबली सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही थी, 44 पर ही विपक्ष जीत रहा था। तो ऐसे में अगर ये कायम रह जाता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा। और एक और ख़ास बात जिस पर सब चीज़ें तय होने वाली हैं वो ये है कि ये जो बाकी के 3 दल हैं, 3 फॉर्मेशंस हैं, आम आदमी पार्टी वाली, INLD वाली और साथ ही साथ JJP वाली, इन सब के पास आती कितनी सीटें हैं। कुछ तो इंडिपेंडेंट्स भी बड़े मजबूत लड़ रहे हैं और उनके भी जीतने की संभावना है। मान लीजिए कि हिसार से सावित्री जिंदल अगर जीत जाती हैं तो वो किसका समर्थन करेंगी। तो इस तरह के उम्मीदवार अगर जीतते हैं तो क्या उन्होंने अपनी भूमिका निभानी है। ये तमाम ऐसे प्रश्न हैं जो कि कल तय हो जाएंगे और वो इस बात पर तय होंगे कि 2 मुख्य फिगर आज की तारीख में भारतीय राजनीति के जो है उनका जोर अभी मौजूदा राजनीति पर कितना है। क्या राहुल गांधी में वो ट्रैक्शन है कि इंडिपेंडेंट्स या छोटे दल वाले उनकी तरफ आ जाएंगे, या फिर मौजूदा सरकार की अपनी ताकत है, अपनी रसूख है और इंडिपेंडेंट्स प्रधानमंत्री मोदी की पार्टी को मजबूत करेंगे। ये भी तय होना बाकी है। अगर हंग असेंबली आ जाती है, फर्ज करें, क्योंकि कोई भी एग्जिट पोल ये नहीं कह रहा है कि हंग असेंबली आएगी, लेकिन एग्जिट पोल तो एग्जिट पोल है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव में वो कितने सही साबित हुए थे। अब एग्जिट पोल भी अगर आप देखें तो कांग्रेस को वो 50 से 55 के आसपास रख रहे हैं। 10 सीटों का फासला है बहुमत से। अगर हम एग्जिट पोल में मीडियन देखें, एक औसत निकालने की कोशिश करें तो अगर थोड़ी गफलत होती है तो क्या मामला नज़दीक का हो जाएगा। ये सब कुछ तय होना है और सबसे बड़ी बात ये तय होना है कि राहुल गांधी जिस अभियान में लगे हुए हैं, जिस मुद्दे के साथ वो लोगों के बीच जा रहे हैं, जिसके तहत वो कह रहे हैं कि हर राज्य में जो गरीब है, जो मजदूर है, जो छोटे किसान हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, उनकी जेब से पैसे निकाले जा रहे हैं और बड़े पूंजीपतियों को दिए जा रहे हैं। बार बार वो कह रहे हैं कि पूंजीपतियों की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। क्या इस नैरेटिव को जनता स्वीकार करती है, ये भी तय होना है। और ऐसे में जबकि हरियाणा में कांग्रेस की वापसी होती है या फिर तीसरा मौका भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, ये तय होना है। कहीं ना कहीं एक संदेश जो हरियाणा से निकलेगा वो हिंदी पट्टी में बहुत दूर तक जाएगा। बड़े क्रूशियल बाई इलेक्शन होने हैं। राजस्थान में 5 बाई इलेक्शन, 5 पंजाब में बाई इलेक्शन, उत्तर प्रदेश में तो 10 ऐसे बाई इलेक्शन हैं जिनके ऊपर सरकार की दशा दिशा तय होनी है। 4 बड़े ही क्रूशियल, बिहार में बाई इलेक्शन, बिहार को चुनाव में जाना है और ये जो उपचुनाव होने वाले हैं इसमें हरियाणा के नतीजों का बड़ा खास मायने होगा। हिंदी पट्टी के क्षेत्र में हरियाणा का नतीजा अपने आप में एक बड़ा संदेश बनकर जाएगा। कौन मजबूत, राहुल या नरेंद्र मोदी, हरियाणा ये तय कर रहा है। जम्मू कश्मीर में मामला जरा अलग है। जम्मू कश्मीर में मानकर चलिए कि किसी को भी बहुमत नहीं मिलने जा रहा है, अभी से स्पष्ट है। अगर बहुमत नहीं मिलता है तो फिर कौन? क्योंकि बड़ा सीधा सीधा सवाल है। जो जम्मू का क्षेत्र है वहां भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर रहेगी। वहां पर है सीटें 43। कितनी सीटें जीत पाती है भारतीय जनता पार्टी? 45-46 की जरूरत है सरकार बनाने के लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी जीत पाएगी वहां 35? क्योंकि अगर वो 35 जीतती है तो फिर उसे उम्मीद होगी कि 10 सीटें कुछ ऐसी होंगी जम्मू कश्मीर में, यानी कि कश्मीर में,
जो कि गैर एनसी होगी, गैर कांग्रेस होगी या फिर गैर पीडीपी होगी, और उनके दम पर सरकार बनाई जा सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस घाटी में लड़ रही हैं जो सीटें, उनको विश्वास है कि घाटी में तो उनका दबदबा रहेगा ही, क्योंकि घाटी में 47 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे फ्रंट रनर। वहां जमीन पर जाकर मुझे महसूस हुआ कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस फ्रंट रनर तो है, लेकिन कांग्रेस के साथ गठबंधन भी है, लेकिन वो बहुमत ला पाएगी, इस बात में जरा संदेह है। तो ऐसे में क्या पीडीपी के साथ तीनों दल मिल जाएंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, और मिलकर सरकार बनाएंगे? और क्या पीडीपी को इतना आएगा आंकड़ा कि मिलकर वो सरकार बना दे? या फिर वहां पर वो जो नए प्लेयर्स आए हैं, बारामूला में राशिद इंजीनियर, याद कीजिए उसने उमर अब्दुल्ला को चुनाव हरा दिया था लोकसभा, वहां पर अपनी पार्टी बनाकर अल्ताफ बुखारी 1-2 सीटों पर अपना प्रभाव दिखा रहे हैं। वहां पर आपको दिखाई पड़ता है कि राशिद इंजीनियर और अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी की, उसके अलावा पीपल्स कॉन्फ्रेंस भी है सज्जाद लोन की। ये सब छोटे छोटे दल, और इसके अलावा वहाँ जमात इंडिपेंडेंट्स के तौर पर खड़ी है, जमात इस्लामी। और ये इंडिपेंडेंट्स ये किसकी तरफ जाते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें आती हैं जम्मू में? 35 बहुत ज़्यादा लोग कह रहे हैं, और अगर उससे कम आती है तो उसकी संभावना तो नहीं है, क्योंकि उतनी सीटें उसे वैली में कोई नहीं दे पाएगा जिससे कि उसका आंकड़ा 45-46 का हो जाए। क्या इसीलिए वो 5 नॉमिनेटेड वाला पैंतरा चला गया है? 5 नॉमिनेटेड, ये क्या है? नॉमिनेशन कौन करता है? सरकार करती है, जो चुन कर आती है। तो फिर एलजी साहब 5 मनोनीत सदस्य खुद से कर देंगे क्या? अभी तक फॉर्मल घोषित नहीं हुई है ये बात, लेकिन बहुत ज़बरदस्त चर्चा है कि लोगों के मैंडेट को उलट पुलट करने की कोशिश की जा सकती है एलजी के द्वारा। विपक्ष लगातार हमलावर है। 5 सीटें अगर आप मनोनीत कर देंगे, मनोनीत सदस्य भाग लेंगे वोटिंग में, आंकड़ा बहुमत का 48 हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए की जा रही है ये बात। चुनी हुई सरकारें मनोनीत करती हैं मनोनीत सदस्यों को, फिर एलजी कैसे कर सकते हैं? ये प्रश्न है। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर विचार नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों का अपना एक मत होता है। हो सकता है कि वो इन 5 मनोनीत सदस्यों के लिए कुछ मौका ही न दे, वो एक तरफा एक पार्टी को बहुमत दे दे, एक गठबंधन को बहुमत दे दे। सब कुछ इस बात पर निर्भर है कि 10 साल बाद हो रहे चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस अपने गठबंधन में करते कैसा है। कांग्रेस में थोड़ी कमजोरी वहाँ जम्मू में दिखाई पड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चुनाव लड़ने की वजह से। लोगों को ये लगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि 370 की बहाली की बात करती है, उसके एजेंडे में क्यों फंस रही है कांग्रेस। शायद वो उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाए, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगर वो कुछ बेहतर करती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को सरकार बनाने में वो खासा मदद कर सकती है। लोकतंत्र सफल हो जम्मू कश्मीर में, ये ज़रूरी है। वहाँ घूम कर आया हूँ और आपको बता सकता हूँ जिस तरह की शांति इस बार देखी, वहाँ पिछले 10-15 सालों में, 20 सालों में नहीं दिखी थी। ये शांति हो सकता है कृत्रिम हो, फौज के बल पर हो, लेकिन फौज तो पहले भी हुआ करती थी। टूरिस्ट वहाँ जा रहे हैं और वहाँ के लोग स्वागत कर रहे हैं टूरिस्ट का। वो चाहते हैं कि शांति हो, उनके बच्चे स्कूल जाएं। लेकिन ये बात सच है कि उन लोगों के अपने मसले हैं। उन मसलों को सॉल्व करने में अगर सफलता नहीं मिली है अभी तक, तो क्या ये जो सरकार चुनी जा रही है, जिसकी ताकतें भी कम हैं, वो कर पाएगी? देखना पड़ेगा। जमहूरियत को, डेमोक्रेसी को मौका तो मिलना ही चाहिए। ये दोनों चुनाव आधारशिला रखेंगे, क्योंकि इलेक्शन सीजन तो अभी शुरू हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि तुरंत घोषित होने वाले हैं महाराष्ट्र के और झारखंड के चुनाव। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव खत्म जैसे ही होंगे, दिसंबर आते आते दिल्ली के चुनाव घोषित हो जाएंगे। और कौन जानता है, बिहार के चुनाव जो नवंबर में होने वाले हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें भी फरवरी में ही आयोजित कर लिया जाए। बहुत तेज चर्चाएं हैं। इंतज़ार बड़ी शिद्दत से नतीजों का है। देखना यह है कि आखिरकार जनता का मिजाज 4 जून से 8 अक्टूबर आते आते कुछ बदला है क्या? जितने मजबूत थे मोदी, शायद उतने मजबूत अभी नहीं है, लेकिन क्या उन्हें
फिर से मजबूती मिलती है, या फिर राहुल गांधी जिन्होंने जबरदस्त सेंध लगाई है, नरेंद्र मोदी की मजबूती को थोड़ा कमजोर कर दिया है? और भी ज्यादा मजबूत होंगे क्या राहुल गांधी? जनता उनकी बातों पर ज्यादा भरोसा करेगी क्या? देखते हैं, इंतजार करते हैं। कैसा लगा आपको ये न्यूज वीडियो? अपने कमेंट्स के जरिए हमें जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।